दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 19 ऑफ जून है। आज की करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। साथ साथ में ये भी मेरा कहना है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि अगर कोई जानकारी मैं बताता हूँ जो कि बोर्ड पर पहले से ना लिखी हो तो हो सकता है वो जानकारी इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वो आप छोड़ दें। तो स्किप करने से आपको ये नुकसान हो सकता है। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत की बेरोजगारी दर 6% थी। अभी बेरोजगारी दर 6% थी, 2024 में घटकर कितनी हो गई है? ये 3.2% हो गई है घटकर बेरोजगारी दर। बेरोजगारी जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ ये कह सकते हैं कि जैसे कोई कौशल है, किसी व्यक्ति के पास कोई स्किल है, जैसे मान लीजिए आईटीआई किया हुआ कोई व्यक्ति है, तो अगर उसको आईटीआई किया हुआ जो उसकी जिसमें उसकी स्किल है वो उस प्रकार की जॉब अगर वो नहीं पाता है तो उसको जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी कही जाती है। इसी प्रकार से प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी काम में 4 लोग की आवश्यकता है और 4 लोग की जगह उसमें जो है 5 लोग लगे हों, 6 लोग लगे हों, तो इसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसी प्रकार से मौसमी बेरोजगारी भी होती है। मौसमी बेरोजगारी जो है उसको जो है मान लीजिए कृषि क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि जो कृषि मजदूर होते हैं या कृषि करने वाले किसान होते हैं, तो कृषि के कुछ समय होता है, कुछ उनका टेन्योर होता है फसल के बोने से लेकर पकने तक के बीच में, और उसके बाद जो कुछ समय ऐसा बचता है कि जिस समय जो है वो कृषिहीन दिन बोले जाते हैं, या फिर उस समय जो है कृषि नहीं होती है और कृषि से आय नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि इस प्रकार की जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में औपचारिक क्षेत्र में लगभग कितनी नौकरियां सृजित हुई है? औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल क्षेत्र में। फॉर्मल क्षेत्र किसको कहते हैं और इनफॉर्मल क्षेत्र किसको कहते हैं, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। फॉर्मल क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें एक व्यक्ति को जो नौकरी होती है उसकी वो पक्की होती है, उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, उसको जो है जो भी हाउसिंग अलाउंस है वो भी मिलता है, उसको एक तनख्वाह मिलती है, एक एक पर्टिकुलर उसको अलाउंसेस दिए जाते हैं और एक जो है जीविका उसको मिलती है। तो ऐसे क्षेत्रों को फॉर्मल क्षेत्र बोला जाता है, संगठित क्षेत्र बोला जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में वो लोग आते हैं जैसे कोई ठेलिया लगा रहा है, रेहड़ी लगा रहा है, या फिर कोई जो है किसी ओला उबर में मान लीजिए ड्राइवर है, या किसी कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उसका कार्य जो है जो भी वो उसका रोज़गार जो है वो पूरी तरह से पक्का रोज़गार नहीं है। वो किसी भी समय पे वो रोज़गार जो है उससे रोज़गार विहीन हो सकता है व्यक्ति। तो ऐसा जो क्षेत्र बोला जा सकता है इसको असंगठित क्षेत्र बोला जाता है। इसमें जो बीमा जो है स्वास्थ्य बीमा का भी किसी भी प्रकार का जो है लाभ उसको नहीं दिया जाता है व्यक्ति को, ना ही उसको किसी प्रकार की सरकारी सलाह जो सरकारी किस जो सहायता होती है वो नहीं मिलती है। तो फॉर्मल क्षेत्र में जबकि ऐसा नहीं होता है। फॉर्मल क्षेत्र में एक व्यक्ति जब नौकरी करता है तो उसको उस नौकरी के साथ साथ उसको जो अलाउंसेस होते हैं वो भी मिलते हैं, और साथ साथ में उसको सरकारी रूप से जो भी सेवाएं होती हैं उसका भी लाभ उसको मिलता है। इनफॉर्मल क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो क्षेत्र होता है, तो भारत में जो इनफॉर्मल क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। 90% क्षेत्र जो है भारत का इनफॉर्मल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको जो है इसी कारण जो है भारत में बेरोजगारी ज़्यादा होती है, गरीबी भी इसी के कारण ज़्यादा होती है। तो जो औपचारिक क्षेत्र है इसमें कितने नौकरियां सृजित हुई हैं? टोटल 7.5 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं अभी तक। ये आईएलओ की रिपोर्ट जो निकल के आई है उससे है पता लगा है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। फिर आते हैं नेक्स्ट को है
किस पोर्टल को वैश्विक नौकरी के अवसरों में भारतीय श्रमिकों को जोड़ने के लिए उन्नत किया जा रहा है? तो ये पोर्टल है ई श्रम पोर्टल। तो साल 2030 तक लगभग कुल काम करने वालों को 4.1% हिस्सा यानी करीब 23.5 करोड़ लोग गिग वर्कर्स होंगे। गिग वर्कर्स किन्हें कहते हैं? गिग वर्कर्स कहने का मतलब है जैसे कोई टैक्सी चला रहा होता है, जैसे ओला की टैक्सी कोई चला रहा है या फिर कोई जोमेटो पे काम कर रहा है, तो इस प्रकार के जो वर्कर्स होते हैं इनको गिग वर्कर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत में किस विदेशी कंपनी ने रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी में नागपुर में अपने बिजनेस जेट फाल्कन 2000 के निर्माण की घोषणा की है? फाल्कन 2000 के निर्माण की घोषणा ये डसॉल्ट कंपनी है, डसॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की कंपनी है। तो फ्रांस की कंपनी ने ये साझेदारी की है RAL के साथ में, रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ में। और ये जो कंपनी है ये अनिल अंबानी की कंपनी है जो कि नागपुर में सेटअप होगी, और फाल्कन 2000 जो जेट है उसका जो निर्माण करेगी, उसका जो है प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डसॉल्ट एविएशन। ये फ्रांस की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। और ये कंपनी जो है यही रफाल भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है? ये 8वां संस्करण है, भारत और फ्रांस के बीच में ये सैन्य अभ्यास जो है ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, अभी से स्टार्ट हो गया है ये 18 जून से, और ये 1 जुलाई तक चलेगा। तो इस सैन्य अभ्यास के लिए जो है फ्रांस के लिए जो सेना के जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और फ्रांस में ये अभ्यास हुआ होगा। ठीक है, तो ये फ्रांस में होगा और भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास है ये शक्ति 2024 जो है ये मेघालय में हुआ था पिछले वर्ष, यही भारत में। और ये 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक के बीच में ये सैन्य अभ्यास होगा। इसका ये 8वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। और साथ में फ्रांस के ला कैवेलरी क्षेत्र में होगा, आयोजित किया जा रहा है ला कैवेलरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आते हैं WHO 2025 में किस स्वास्थ्य समस्या को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया गया है? तो ये जो है त्वचा रोग को घोषित किया गया है। त्वचा रोग से संबंधित जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, और इससे संबंधित जो विज्ञान बोला जाता है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा जो है WHO उसने त्वचा रोगों को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के लिए घोषित किया है, और यह प्रस्ताव 24 मई 2025 को 78वें सत्र में पारित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, 51वां G7 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित हुआ, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है कनाडा में, कननकिसिस में। ठीक है, और यहाँ पर जो ये कनाडा में ये आयोजित हुआ है, यहाँ पर मोदी जी ने भाग लिया, वहाँ जा कर के G7 की समिट थी। तो वर्ष 2025 ये है कननकिसिस में। ठीक है, या कननकिसिस बोल सकते हैं। तो 2025 का G7 शिखर सम्मेलन जो 51वां शिखर सम्मेलन था, कनानास अल्बर्टा प्रांत में, अल्बर्टा जो प्रांत है वहाँ पर कनाडा में 15 से 17 जून के बीच में ये आयोजित हुआ, और कनाडा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसके जो G7 में सदस्य हैं वो कौन कौन से देश हैं? कनाडा के अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है, USA है, और यूरोपियन यूनियन के ही सदस्य हैं। तो इसमें विशेष अतिथि के रूप में आउटरीच कंट्रीज़ बुलाए गए थे, जो विशेष सदस्य अतिरिक्त जो कंट्रीज़ थे वो भी बुलाए गए थे जो शामिल हुए थे इसमें। और इसमें जो है भारत की तरफ से मोदी जी गए थे वहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन शामिल था। अच्छा, इसमें एक खास बात और है, कनाडा को लेकर के इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस जो है कनाडा की ज्योग्राफी को लेकर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो है
कनाडा की आप राजधानी तो सभी लोग जानते हैं ओटावा है। यहाँ पर क्या है कि कुछ झीलें हैं, ग्रेट बियर झील है, ग्रेट बियर झील के बाद में उसके जस्ट नीचे ग्रेट स्लेव झील है, फिर अथाबास्का झील है, फिर रेंडियर है और फिर वेनिपेग झील है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाओ, ऐसा ये क्वेश्चन आता रहा है। तो ये मैंने आपको बताया, सबसे पहले ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, फिर अथाबास्का, रेंडियर और उसके बाद में वेनिपेग झील। उसके अलावा 5 झीलें हैं जो ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। उसमें है सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। ये 4 झीलें जो हैं कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती हैं। और एक झील है मिशिगन। ये मिशिगन जो है ये केवल यूएसए में स्थित है। और बाकी झीलें जो हैं ये सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये 4 झीलें कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, और साथ साथ में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर झील को कहा जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देश में 15 अगस्त 2025 से सालाना फास्टैग शुरू होने जा रहा है। इसकी कीमत कितनी होगी? ये जो सालाना फास्टैग है ये एक तरह से पास है। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उनको बार बार जो है ये टैक्स ना देना पड़े। NHAI के द्वारा ये टैक्स लिया जाता है, तो जो टोल टैक्स है वो ना देना पड़े हर बार। तो उसके लिए क्या है कि सालाना एक फास्टैग को जो है रिचार्ज किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो उससे जो है कोई भी व्यक्ति जो है ये कह सकते हैं कि कॉमर्शियल वाहन के लिए नहीं होगा, ये निजी वाहनों के लिए होगा। तो इसमें क्या है, ये 3,000 रुपये का ये रिचार्ज होगा, वन टाइम रिचार्ज होगा, और जिससे जो है पूरा साल भर के लिए ये एनुअल फास्टैग इसको कहा जाएगा। तो ऐसा जो है नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने बताया है। तो 15 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट होगा और इसकी राशि रखी गई है 3,000 रुपये। ठीक है, तो देश से 15 अगस्त 2025 से सालाना फास्टैग शुरू हो जाएगा, जिसकी कीमत 3,000 रुपये है। बार बार टोल नहीं देना पड़ेगा वाहन चालकों को। एक्टिव होने की तारीख से 1 साल, एक तो ये एनुअल है, तो और या फिर 200 यात्राओं तक। इसके साथ साथ एक और कंडीशन लगाई गई है कि अगर 200 यात्राएं कोई व्यक्ति कर लेता है तो 200 यात्राओं के बाद में उसको जो ये चार्ज देना पड़ेगा दोबारा, चाहे वो 6 महीने में कर ले या फिर साल भर से पहले अगर वो कर लेता है तो। ठीक है, टेन्योर मैक्सिमम इसका 1 साल रखा गया है। 1 साल या 200 यात्राओं तक के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल या 200 यात्रा में से जो भी पहले होगा तब तक उसके लिए मान्य होगा। विशेष रूप से ये गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए, जैसे कार है, जीप है, वैन है, उन सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं आयुष निवेश सारथी पोर्टल। आयुष निवेश सारथी पोर्टल ये आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो ये है पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो आयुष, जैसा कि हम लोगों को पता है कि आयुष में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो आयुर्वेद आती है। यहाँ पे अगर हम लिखें आयुष तो हम पाएंगे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ये 5 बीमारियां 5 तरीके हैं या 5 जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसके द्वारा जो है व्यक्ति को किसी भी रोग से निवारण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये आयुष निवेश सारथी पोर्टल जो है आयुष क्षेत्र में, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा शामिल है, निवेश को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल निवेशकों को इस क्षेत्र में जानकारी और सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है इसको किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया जाए ताकि व्यक्ति जो है एलोपैथिक दवाओं से जो है के अलावा भी उनके पास जो है विकल्प रहे। तो इसके लिए जो है सहायता देना और जानकारी प्रोवाइड की जाएगी निवेशकों को, और जिससे वह पारंपरिक चिकित्सा में निवेश कर सकें। तो इसीलिए जो है ये पोर्टल आयुष निवेश सारथी पोर्टल, खास तौर से सारथी पोर्टल आप याद रखिएगा। सारथी पोर्टल का संबंध जो है वो पारंपरिक चिकित्सा से है या आयुष से है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत 2047
के अंतर्गत किस प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य आरंभ किया है? तो सबसे पहली चीज़ तो है कि 30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, और जो प्रति व्यक्ति आय है वो $26,000 होनी चाहिए। तो इतना जो है हमको लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत 2047 तक बनाना है भारत को, हमारे देश को विकसित देश बनाना है, और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था इकॉनमी होनी चाहिए, और $26,000 का जो है पर कैपिटा इनकम, इसको टारगेट रखा गया है। तो इसमें 30 ट्रिलियन इकॉनमी और 20,000 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीसरा वाला होगा। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और $26,000 प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो भारत जो है 4.20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ चौथे स्थान पर है, और आने वाले 3 साल में ये भी कहा जा रहा है कि जर्मनी को पछाड़कर भारत जो है 3rd पोजीशन पे आ जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था। तो विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को। इससे पहले जापान को भी पीछे छोड़ चुका है भारत, और यूके को भी पीछे छोड़ चुका है। उसके बाद आते हैं 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो गई है, जिससे वह चीन से आगे निकल गया है। तो 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या जो है 1.46 अरब, 1.46 अरब हो गई है, और ये इस तरह से जो है चीन से आगे निकल गया है जनसंख्या में। वैसे भी भारत का स्थान पहला हो चुका था पहले भी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, जो यूएन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.46 मिलियन, या बिलियन कह सकेंगे, या बिलियन के अलावा या अरब कह लें। ठीक है, तो 146 करोड़ कह सकते हैं होने की अनुमान है, जिससे यह चीन से आगे निकलकर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, ये बेसिकली क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है, और इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की, जैसे अयोध्या में जो मंदिर बना, राम मंदिर बना, श्री राम जी का मंदिर बना, तो उसके बाद जो है अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया। वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसी प्रकार से वृंदावन मथुरा को जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए वहाँ पर जो है सैलानियों की, और कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो ज़्यादा आएँ, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो, उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब अयोध्या में राम की पेड़ी के तर्ज पर वृंदावन में राधा कृष्ण की पेड़ी बनाई जाएगी। यह बांके बिहारी कॉरिडोर के पास बनाई जाएगी, इसलिए योगी सरकार ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है, और पेड़ी से ही श्रद्धालुओं को सप्त देवालय सर्किट के दर्शन और बांके बिहारी के भव्य दर्शन हो सकेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की ये योजना है, बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं INS अरनाला। इम्पोर्टेंट है, ये किस प्रकार का पोत है। INS अरनाला जो है ये एंटी सबमरीन वाटरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। 77 मीटर लंबाई है इसकी, और 1490 टन से अधिक इसका वजन है, और यह युद्धपोत भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा पोत है, शिप है, और डीजल इंजन और वाटर जेट प्रणोदन संयोजन कैसे संचालित होता है। ठीक, 16 जहाज़ों की श्रृंखला में ये पहला पोत है। 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम में ये स्थित नौसेना का जो डॉकयार्ड है, वहाँ से पर एक भव्य समारोह के दौरान इसको पूर्वी नौसेना कमान को शामिल किया गया है, पूर्वी नौसेना कमान को सौंपा गया है। तो ये है INS अरनाला। तो मैंने जो है अभी आज की जो करंट अफेयर्स थी, मेजर करंट अफेयर्स थी, उसको आप लोग को बताया, और आने वाले समय में जो है हम और भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करी जाए। बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल ही आपको प्रोवाइड किया जाए जब भी, ताकि जब एग्ज़ाम में आप बैठें तो आपको निश्चित बात है कि इस मटेरियल से ज़्यादा आपको लाभ मिले। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।